ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अशोक गहलोत साहब को किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि स्त्रियों के साथ कैसे पेश आए। जब हम ये उनको नहीं सिखा पाते हैं तो स्त्रियों को सिर्फ एक शरीर के रूप में देखते हैं। वसुंधरा जी ने एक वन फाइन मॉर्निंग बिना किसी बात की जानकारी लिए, अफसरों से फीडबैक लिए, एक चिट्ठी निकाल दी कि भाई इनका नाम ये किया जाता है। विचारधारा के स्तर पर जब कभी भी आवश्यक हुआ, ज़रूरत हुई, तो हमने अपनी बात रखी और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आईना दिखाने का काम। वसुंधरा जी की रणनीति थी, वो आमादा थी इस बात पर कि किसी भी तरह से संयम लोढ़ा को विधानसभा में आने से रोका जाए, क्योंकि वो 5 साल जब हुकूमत में रही तो उनके कई गलत कामों को मैंने असेंबली के फ्लोर पे मैंने उनको उजागर किया था। 1990 तो नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुमत कोई नहीं प्राप्त कर पाएगा। वही उनकी ये लाल डायरी, फाल डायरी सब जानते, बकवास है, फालतू की बातें हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव अब जल्दी ही सामने आ चुके हैं। दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं और हम हैं अभी सिरोही में। सिरोही में हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही के तीसरी बार विधायक संयम लोढ़ा हैं। संयम लोढ़ा कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति शुरू की, पत्रकारिता में भी हाथ आजमाए, विधि के भी आप विद्यार्थी रहे हैं और साथ ही एक बेहतरीन लेजिस्लेटर के तौर पर राजस्थान की विधानसभा में अपनी एक अलग छवि रखते हैं। और जो कॉमनवेल्थ लेजिस्लेशन का जो मंच है राजस्थान विधानसभा का, उसका भी पूरा कामकाज आप देखते हैं। आपने बीते कुछ सालों में जो कॉमनवेल्थ वाला मंच है उसको लेके भी बड़े कार्यक्रम करवाए हैं। हम आज संयम लोढ़ा जी से उनके तासुरात जानते हैं मौजूदा राजनीति और हालातों पे। क्या कहते हैं लोढ़ा साहब? राजनीति राजस्थान की बिल्कुल ठीक दिशा में है जी। और पिछले 5 साल लोगों की उम्मीदों से ज़्यादा काम हुए हैं। लोगों के हर तकलीफ़ की घड़ी में सरकार साथ खड़ी रही है और लोगों के मन में संतोष और तृप्ति का भाव है। महिला अपराध और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेके विपक्ष आरोप लगाता है कि एनसीआरबी के डेटा भी पेश करता है कि इस तरह की स्थिति राजस्थान में है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्त्रियों के प्रति जो अपराध है वो उसको किसी भी सरकार के नज़रिए से देखना ठीक नहीं होगा। स्त्रियों के प्रति जो हमारी सोच है, हमारी समझ है, व्यवहार है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि स्त्रियों के साथ कैसे पेश आए, कैसे उनका सम्मान करें, वो क्या मायने रखती है, क्या महत्व रखती है। जब हम ये उनको नहीं सिखा पाते हैं तो स्त्रियों को सिर्फ एक शरीर के रूप में देखते हैं और इस तरह के अपराध कारित होते हैं जो हम सबका सिर शर्म से झुका देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के आप सलाहकार हैं अधिकृत, किस तरह की सलाहें लेते हैं सीएम साहब? ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अशोक गहलोत साहब को किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। राजनीति के जादूगर हैं वो खुद। हाँ, वो कहते हैं खुद, जो चीज़ 12 महीने बाद होने वाली होती है उसका अनुमान वो इतना पहले लगा लेता है। उन्होंने भी जोधपुर से राजनीति शुरू की छात्र जीवन से। आप भी जोधपुर में सक्रिय रहे, तो क्या ये समानता को आप कैसे अपने अंदर एनर्जाइज करते हैं? मैंने अशोक गहलोत साहब के साथ बहुत सीखा। उनके सानिध्य में ही हमने कांग्रेस पार्टी में काम करना शुरू किया। उस दौरान जब हम एनएसयूआई में काम करते थे तो बहुत अकाल पड़ते थे, तो गाँवों में जाना और वहाँ ज़रूरतमंद परिवारों की सूची बनाना, उनको अनाज बांटना, तो बहुत ज़मीनी स्तर पर लोगों की संवेदना से जुड़कर काम करना हमको उन्होंने सिखाया। इसके अलावा भी वो जैसे जोधपुर जब भी आते थे तो एक केंद्रीय मंत्री या सांसद के रूप में जिस रूप में लोगों के सुख दुख में वो शामिल होते थे, उसका भी मुझ पे गहरा प्रभाव रहा और हमने उनके पद चिन्हों पर चलकर ही हम काम कर रहे हैं। पिछली बार यानी कि 2018 में कांग्रेस की एक पॉलिसी आई कि जो 2 बार से हार रहे हैं उन सभी के टिकट काटे गए थे। उसमें आपको भी टिकट नहीं दिया गया, आप पार्टी के खिलाफ खड़े हुए, अभी साथ हैं पार्टी के। 6 साल का निलंबन था, तो क्या लगता है निलंबन अब पूरा हो गया? नहीं, मैंने 2018 का चुनाव हारने के बाद पूरी तरह खुद को सिरोही की जनता की सेवा में समर्पित कर दिया और सिरोही के लोगों के सपने पूरे करने में, यहाँ के लोगों के सुख दुख में भागीदारी निभाने तक ही खुद को सीमित रखा है। विचारधारा के स्तर पर जब कभी भी आवश्यक हुआ, ज़रूरत हुई,
तो हमने अपनी बात रखी और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आईना दिखाने का काम। अटल सेवा केंद्र वाला इशू मुझे ध्यान है, आप राजस्थान हाई कोर्ट लेके गए, या सिरोही के अस्पताल का इशू था, चाहे चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने को लेके, तो लेजिस्लेशन में भी आप लड़ाई लड़ लेते हैं और जो न्याय देने वाले हमारे जो हाउसेस हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जाते हैं। कैसे इसको मैनेज करते हैं? कार्यपालिका और विधायिका जब लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का भाव नहीं रखती है या उनकी अनदेखी करती है, उनके प्रति उदासीनता दिखाती है, तब विवश होकर हमें हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। और इस कार्यकर्ता के रूप में विगत 3 दशकों में अनेक बार अनेक मुद्दों को लेकर के हम हाई कोर्ट में गए हैं। जैसे आप देखिए, राजीव गांधी सेवा केंद्र का मसला था, ये केंद्र सरकार ने तय किया था नोटिफिकेशन के जरिए कि ये राजीव गांधी सेवा केंद्र होंगे। वसुंधरा जी ने एक वन फाइन मॉर्निंग बिना किसी बात की जानकारी लिए, अफसरों से फीडबैक लिए, एक चिट्ठी निकाल दी कि भाई इनका नाम ये किया जाता है। तो इसका उनको कोई अधिकार नहीं था, वो एक कानून की अवहेलना थी। तो उसको हमने चुनौती दी, 3 साल हमको लगे हाई कोर्ट में। और जब हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि भाई ये गलत है, इनको अधिकार नहीं था, तो मज़े की बात सुनिए कि तत्कालीन सरकार भी इस तरह की सोच रख रही थी कि इनका नाम राजीव अटल सेवा केंद्र रख दें। तब मैंने उनसे कहा था कि भाई आपको अधिकार नहीं है, आप ये स्टेट का मसला नहीं है, ये सेंट्रल यूनियन ऑफ इंडिया का मसला है जिसने राजीव गांधी सेवा केंद्र नाम रखा है। तो फिर ये पूरे राजस्थान में ये बदले गए नाम उसके। राजस्थान की विधानसभा में सीपी जोशी जी काफ़ी सक्रिय और प्रभावी अध्यक्ष के तौर पर नजर आते हैं। साथ ही कॉमनवेल्थ वाला जो आपका फोरम है उसमें भारत के लोकसभा अध्यक्ष आए, राष्ट्रपति भी आए, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब विधायन के हमारे सिद्धांतों में क्या महत्व है इसका? क्योंकि कॉमनवेल्थ के अपन मेंबर हैं, तो इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट कीजिए। दरअसल बहुत सी संस्थाएं बनी हुई होती है जो सिर्फ कागज़ों में ही काम करती है, रस्मी तौर पर काम करती है। सीपी जोशी जी एक विजनरी लीडर हैं और पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति है। तो ये सीपीए के अभी संविधान है, रूल्स है वगैरह, इन्होंने सारे अध्ययन किए हैं। तो उन्होंने पाया ये कि भाई ये सेक्रेटरी वगैरह भी जो है विधानसभा का अधिकारी बन जाता है, वो नहीं बनना चाहिए, वो एमएलए को होना चाहिए और एक्स एमएलए वगैरह सारे इसके सदस्य होने चाहिए। तो उन्होंने इस संस्था को वापस पुनर्गठित किया और नए सिरे से सक्रिय किया और एक मंच बनाया, गैर राजनीतिक मंच या सर्वदलीय मंच कह सकते हैं, गैर राजनीतिक कहना ज़्यादा ठीक होगा। और इसमें देश की विविध प्रतिभाओं को, अपने अपने क्षेत्र की जो भी है ख्यातनाम लोग हैं, उनको बुला करके एक चर्चा जिसके माध्यम से सबको अवगत होने का और ख़ुद को और बेहतर करने का अवसर मिले, ये मंच उन्होंने उपलब्ध कराया। एज एन एमएलए पिछले 5 साल में आपने काम करवाया। जैसे सिरोही जैसा एक छोटा जिला है, 10,36,000 की आबादी है 2011 के अनुसार, और अभी 14 लाख के आसपास आबादी लोग मान रहे हैं। तो वहाँ मेडिकल कॉलेज जो लोग पूरी तरह से गुजरात पे निर्भर थे, मेडिकल कॉलेज जालोर वाले कह रहे हैं कि संयम लोढ़ा जी थे इसलिए उधर ले गए। तो अब इस चुनाव में ये जो डेवलपमेंट का ओवरऑल काम है आपका, इसको लेके जाएंगे या यहाँ कास्ट का बहुत ज़्यादा चल रहा है जाति आधार पे? चूँकि आपके समाज का ज़्यादा वोट नहीं है जैन समाज का, पर मैं देखता हूँ पिछले 50 साल में जैन जो है यहाँ पहले या दूसरे नंबर पे रहे हैं, अधिकांशतः विधायक रहे हैं। तो क्या चुनाव यहाँ जाति पे ही होता है या काम पे होता है? नहीं, हम जाति वर्ण में यकीन भी नहीं रखते और सिरोही क्षेत्र की जनता जो है वो पूरी तरीके से काम पर यकीन रखती है। लेकिन जाति एक सामाजिक सुरक्षा का माध्यम है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कोई भी सुख हो दुख हो तो सबसे पहले जाति के लोग ही आकर के खड़े होते हैं, तो उसका भी एक प्रभाव हमेशा रहेगा, इससे आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। ये यहाँ पे जैसे देवासी ओटाराम आपके सामने हमेशा लड़ते हैं, तो इस बार कैसा रहेगा चुनाव, क्या तैयारियां हैं आपकी? वो तो देखो, ओटाराम जी मेरे तो मित्र ही हैं पुराने, वो जो राजनीति में आने से पहले भी मेरे मित्र ही थे। और उनको जो यहाँ सिरोही में ला करके गए वो वसुंधरा जी की रणनीति थी। वो आमादा थी इस बात पर कि किसी भी तरह से संयम लोढ़ा को विधानसभा में आने से रोका जाए, क्योंकि वो 5 साल जब हुकूमत में रही तो उनके कई गलत कामों को मैंने असेंबली के फ्लोर पे मैंने उनको उजागर किया था।
तो उनके अपने कष्ट थे, तो उन्होंने सर्वे करवाया ये, तब उन्होंने पाया कि देवासी समाज के लोग संयम लोढ़ा के साथ हैं, तो इसको मतदाता वर्ग को कैसे उनसे छीना जाए। तो उनको ये ठीक लगा कि भाई वो चामुंडा माता के पुजारी हैं उटाराम जी, तो इनको लाया जाए, जिससे जो चामुंडा माता के जो भक्त हैं वो भी उनको मिल जाए, और देवासी समाज का भी एक बड़ा मतदाता समुदाय है। सिरोही ने 2 बार जिताया भी उनको। हाँ, तो ये उसमें अपनी रणनीति में वो कामयाब रही। फिर कांग्रेस में भी हमारे चाहने वाले थे, उन्होंने भी अपना योगदान किया। हाँ, संयम लोढ़ा विधानसभा नहीं पहुंचे, ये कांग्रेस में भी कई लोग चाहते हैं। वो भी थे, ये तो सब मिलजुल करके वो परिस्थितियाँ बन गई कि हम वीर गति को प्राप्त हो गए। एक ये सवाल था सर कि सीपी जोशी जी बहुत ज़बरदस्त अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा उन्होंने जिस तरीके से चलाई है वो काबिले तारीफ़ हैं, लेकिन एक मंत्री का निलंबन या टर्मिनेशन हुआ है इस बार राजेंद्र गुड्डा का, और उनसे किसी तरह का स्पष्टीकरण पूरी विधानसभा ने नहीं मांगा। क्या उनका फ्लोर पे स्पीच नहीं होना चाहिए था उसी तरह जिस तरह से अमीन खान का हुआ था? दरअसल उनका जो व्यवहार था ना, वो एक मंत्री के रूप में पूरी तरह अशोभनीय व्यवहार था। आप विधानसभा अध्यक्ष की चेयर के पास जाकर के इस तरीके के इशारे कर रहे हैं। हमने इस सदन में, मैं भी 15 साल रहा हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं अर्ज कर रहा हूँ 21 जुलाई को उनका निलंबन हुआ और ये बात है 24 की, इस बीच में सदन चला है, तो क्या उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए था बोलने का? दरअसल देखो, राजेंद्र गुड्डा साहब की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। वो प्रेस को तो अपनी खबरें बनानी होती है, वो जो भी इस तरह की बात, सवाल भी हम खबर के लिए ही कर रहे हैं सर, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वही उनकी ये लाल डायरी फाल डायरी सब जानते, बकवास है, फालतू की बात है। सिरोही में सर इसको देवनगरी कहते हैं, और इस बार हम देखते हैं कि सिरोही के हर चौराहे पे एक मूर्ति लगी है, चाहे वो, तो ये इस बार अचानक ही किस तरह से डेवलपमेंट में ये एक नई चीज़ जुड़ गई कि हर चौराहे पे? दरअसल सिरोही के अलग अलग चौराहों पे बहुत दुर्घटनाएं बहुत होती रही है, अनेक बच्चों की भी मौत हुई है, दूसरे लोगों की भी हुई है। तो हमने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट कमेटी की मीटिंग है, इसमें इस इशू को टेकअप किया था, और हमने ये डिमांड जनरेट की थी कि भी ये सारे चौराहों का तकनीकी रूप से परीक्षण होकर के नए तरीके से निर्माण होना चाहिए। और फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मैं 8 करोड़ रुपया इसके लिए लाया था, इनके निर्माण के लिए। तो बीजेपी की सरकार के वक्त में यहाँ दारू की दुकानें बहुत खुल गई। आपको पता है, पहले तो जिला स्तर का ठेका होता था, फिर इन्होंने दुकान कर दिया, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलने लग गई, तो इस गवर्नमेंट ने भी उसको कंटिन्यू किया। तो ये मेरे जहन में ये था कि ये बच्चों पर जो है ठीक प्रभाव कैसे बने, तो हमने सबसे पहले इसके लिए शहीद स्मारक बनाया, विवेकानंद जी की प्रतिमा लगाई, इधर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा लगाई, रविदास जी की लगाई, हर जाति वर्ग वाल्मीकि जी की लगाई, अब्दुल कलाम साहब की लगाई, महात्मा बुद्ध की। तो ये सब इसलिए है कि बच्चों पर ठीक प्रभाव पड़े, बच्चों पर असर पड़े, और जो लोग कोई गलत ट्रैक पर भी है तो इनको देख करके उन पर भी थोड़ा बहुत असर हो और शहर के सुंदर लगे, सारी बातें हैं। सर, सचिन पायलट अशोक गहलोत का क्या रहेगा? लास्ट सवाल। दोनों की अपनी अपने महत्वाकांक्षाएं हैं, दोनों के अपने अपने तरीके हैं। अशोक गहलोत साहब ने 45 साल राजनीति की है, तो ये तो संभव है नहीं कि उनको कोई बेदखल कर सके। पूरे राजस्थान में उनका सर्वोच्च प्रभाव है और राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। सचिन पायलट के भी अपने चाहने वाले हैं, अपनी फॉलोइंग है उनकी, वो भी अपने तरीके से काम करते हैं। दो व्यक्तियों की कभी तुलना की नहीं जा सकती, सबका अपना अपना तरीका होता है। अब इसमें कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लानिंग करके आगे बढ़ता है, सब चीज़ें उस पर निर्भर है। हमारी तो दोनों को शुभकामनाएं। 2023 के चुनाव में आफ्टर ऑल क्या लग रहा है रिजल्ट? कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है? सीटों का तो मैं कोई आकलन में नहीं बता सकता, पर मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बढ़ रहा है, जैसा 1990 में हुआ था। 1990 तो नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुमत कोई नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा जी हमारे साथ रहे, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपको लगता है कि राजस्थान त्रिशंकु विधानसभा की ओर बढ़ रहा है, साथ ही तमाम जो आपकी ओर से काम करवाए जा रहे हैं, और ख़ास करके हमें लेजिस्लेशन से जुड़े हुए कई इश्यूज़ पे अपने अनुभव साझा किए। थिंक 360 के लिए सिरोही से प्रदीप बिदावत।